हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ क्लास 8 मल्हार चैप्टर 8, जो कि एक एकांकी है नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई ये एकांकी। मैं आपको हर पेज का शॉर्ट में एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि इस पेज में कहानी में क्या है। सबसे पहले आप लोग लाइक का बटन दबा दें, मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एकांकी का अर्थ समझा देती हूँ। एकांकी क्या होता है, एकांकी को आप लिख कर के देखिए तो इसमें एक अंकी, इसमें दो शब्द आए हैं, एक और अंकी। एकांकी का मतलब होता है जो कहानी एक ही अंक में ख़त्म हो जाए। ये ऐसी एक कहानी होती है जो एक ही सीन में ख़त्म हो जाती है। जब हम इसका मंचन करते हैं, यानी कि जब हम इसको स्टेज में परफॉर्म करते हैं, तो हमें पर्दा गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही सीन में ये पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक नाटक सुना होगा आपने, नाटक होता है जिसमें बार बार पर्दा गिराने की ज़रूरत पड़ती है और सीन बदला जाता है, फर्नीचर बदला जाता है, कमरा बदला जाता है। लेकिन ये है एकांकी, जिसमें जो एक ही अंक में पूरी स्टोरी दिखा दी जाएगी स्टेज पर। कहीं कोई पर्दा नहीं गिरेगा, कहीं कोई सीन फर्नीचर कुछ नहीं बदला जाएगा, तो इसे कहते हैं एकांकी। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि लिखा क्या है इसमें। किराए का एक छोटा सा कमरा है जिसमें अनेक असुविधाएं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक से क्या होता है कि दो ऐसे मेहमान घर में आ जाते हैं जिन घर का कोई भी व्यक्ति उन्हें जानता नहीं है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये मुहावरा है ना, तो ज़बरदस्ती क्या मतलब घर में आ जाते हैं वो, और वो सोचते हैं कि जिनके घर उन्हें जाना था ये घर उन्हीं का है। लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद ये कोई ऐसे मेहमान हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसी गलत फहमी में वो कुछ देर उस घर में रहते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवन चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। इस एकांकी में जो पूरी स्टोरी है वो ये है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो कि बहुत ही छोटे से घर में एक शहर में रहता है, और उनका घर बहुत छोटा है और उनके घर में ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है। एक पंखा है और गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखे से बेहाल हैं वो, पंखे की हवा से। उन्हें दो बच्चे हैं उनके, और पति पत्नी हैं, दो बच्चे हैं। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम ही गर्मी का है। ऐसे में दो मेहमान आ जाते हैं, वो उनकी आओ भगत में लग जाते हैं और जान ही नहीं पा रहे हैं कि मेहमान हैं कौन। वो बार बार उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, किसके घर आए हो, लेकिन गलतफहमी में वो मेहमान उनके घर में नहा धो लेते हैं और उनके लिए खाना पीना बनाने का तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन जब पता चलता है कि ये मेहमान इनके नहीं हैं, किसी और घर में आए हुए हैं, तो फिर वो उन मेहमानों को विदा करके उस घर में भेजते हैं जहाँ वो एक्चुअल में जाना था उन मेहमानों को। जैसे ही वो उन्हें विदा करते हैं वैसे ही इस घर में और नए मेहमान आ जाते हैं जिनकी आवभगत इन्हें करनी ही पड़ती है। एकांकी में जो पात्र हैं जिन्होंने इसमें अभिनय किया है वो हैं विश्वनाथ, जो उस घर का स्वामी है, मालिक है, नन्हेमल और बाबूलाल जो कि दो अतिथि आए हैं इनके घर में, और प्रमोद और किरण ये विश्वनाथ के बच्चे हैं, बेटा और बेटी। आगंतुक मतलब होता है मेहमान, और ये है रेवती का भाई। रेवती है विश्वनाथ की पत्नी। तो इसे इस तरह से समझ लीजिए कि विश्वनाथ और रेवती ये दोनों पति पत्नी हैं। प्रमोद और किरण इनके बच्चे हैं। नन्हेमल और बाबूलाल इनके अतिथि हैं जो इनके घर में आते हैं, जिनको ये जानते नहीं हैं। और नन्हेमल और बाबूलाल के जाने के बाद जो आगंतुक यानी मेहमान आते हैं वो रेवती के भाई साहब हैं, और वो तो इनके मेहमान ही हैं।
इस पहले पेज में जितनी कहानी का वर्णन है वो ये है कि रेवती और विश्वनाथ का घर दिखाया गया है, एक कमरे का, जिसमें 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, एक पलंग बिछा हुआ है और एक बहुत पुराना पंखा है। और पंखा, एक बच्चा सोया हुआ है पलंग पर और उसी बच्चे को ही सिर्फ हवा जा रही है, लेकिन वो बच्चा फिर भी पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ है। ये सीन दिखाया गया है इस पेज में। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि कुर्ता धोती पहने हुए विश्वनाथ उस कमरे में प्रवेश करते हैं और उनका कुर्ता भी बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ है। ये बच्चा सो रहा है यहाँ पर और यहाँ ये पंखा चल रहा है जिसकी हवा उस बच्चे को लग रही है, लेकिन फिर भी वो बच्चा पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ है। इस पेज में ये दिखाया गया है कि विश्वनाथ और रेवती दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कितनी गर्मी है और इस गर्मी में कोई इंसान कैसे जी सकता है। पानी पीते पीते पेट फूल जा रहा है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। बर्फ़ ला रहे हैं और बर्फ़ का पानी पी रहे हैं, लेकिन उस पानी से भी प्यास नहीं बुझ रही है, बल्कि और दुगनी प्यास लग रही है। पंखा जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, उससे बच्चों का ही नहीं हो रहा है, बच्चों को भी बहुत गर्मी लग रही है। उनके घर की छत, क्योंकि एक ही कमरा है उनके पास, तो छत भी एक ही कमरे की है, बहुत छोटी छत है, सिर्फ एक ही खाट यानी चारपाई उस छत पर लग सकती है। बाकी वो परिवार में 4 लोग हैं तो 4 खाटें छत पर नहीं लग सकती हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों की छत बड़ी है, लेकिन पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं कि वो उन्हें चारपाई लगाकर बच्चों को सोने दें अपनी छत पर। वो मना करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर उनकी छत पर कोई चला जाए तो। इसलिए रेवती कहती है कि उनकी छत चाहे खाली पड़ी रहे, लेकिन वो हमारे बच्चों को सोने नहीं देंगे। और विश्वनाथ कहते हैं कि गर्मी इतनी हो रही है, अगर बच्चे उनकी छत पे सो जाएंगे तो क्या ही चला जाएगा, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन रेवती मना कर देती है। इस पेज के शुरू में रेवती और विश्वनाथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान ना करे कि इतनी गर्मी के मौसम में कोई मेहमान हमारे घर में आए। मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है पिछले 15 दिनों से, क्योंकि गर्मी बहुत है और अगर कोई मेहमान आ गया तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी, रोटी कैसे मैं बना रही हूँ ये मुझे ही पता है। तो विश्वनाथ कहता है कि भाई गर्मी हमारे ही कहाँ है, गर्मी तो पूरे शहर में हो रही है। और गर्मियों में भी सभी जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पहाड़ों पर चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो गर्मी मौत के समान होती है। अपने बच्चों को देखते हुए विश्वनाथ कहता है कि इन बच्चों की क्या ही गलती है, इतनी गर्मी में ये बेचारे कोमल से बच्चे उबल रहे हैं। बड़े बेटे का तो बुरा हाल है, उसे तो बुखार आया हुआ, उसका जो शरीर है वो बहुत गर्म हो रहा है। तो इसी तरह से रेवती और विश्वनाथ आपस में बातें कर रहे हैं कि सामने वालों की भी बेटी जो है उसे टाइफाइड हो गया है, वो भी टाइफाइड में उसकी मृत्यु हो गई है। ये मौसम ही ऐसा है जिसमें सभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। रेवती को चिंता हो रही है विश्वनाथ की, और रेवती विश्वनाथ से कहती है कि तुम भी अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाने में तुम्हें भी कुछ बीमारी हो जाए और मुश्किल आ जाए। तो विश्वनाथ कहता है कि छुट्टी तो मैं तब लूँ ना जब कोई मुझे दे, खर्च भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, छुट्टी ले लूँगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। दोनों इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि एक जना ऊपर जाकर सो सकता है, एक चारपाई ऊपर डल जाएगी। तो विश्वनाथ अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुम जाकर ऊपर सो जाओ और बच्चों को ले जाओ, जबकि रेवती कह रही है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा तुम्हें आपको ज़रूरत है क्योंकि सुबह ड्यूटी पर जाना है, इसलिए आप जाओ ऊपर, थोड़ी सी हवा में सो जाओ, मैं तो यहीं पे बच्चों को लेकर के सो जाऊंगी। तो विश्वनाथ गुस्सा हो रहे हैं रेवती पर कि तुम किसी की बात नहीं मानती हो। आपस में बहस करने के बाद फिर ये निर्णय हुआ कि चलो विश्वनाथ ही छत पर जाकर के सो जाएगा और रेवती नीचे रहेगी। विश्वनाथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय उनका दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटाता है। रेवती एकदम से डर जाती है कि कौन आ गया इस समय। तो विश्वनाथ कहता है रुको मैं देखता हूँ कौन है वहाँ पर। रेवती कहती है हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए, यानी कोई मेहमान ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है, हम ही इतनी गर्मी में मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर क्या होगा। तो इतनी देर में विश्वनाथ जब देखने के लिए जाते हैं तो रेवती अपने बच्चे को पंखा करती है। बच्चा बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चा बार बार उठ रहा है, पानी मांग रहा है, माँ उसे पानी पिलाती है। इतनी देर में वो जो मेहमान बाहर आए हैं जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, विश्वनाथ उनको लेके अंदर आते हैं। आगे आगे 2 आदमी आ रहे हैं संदूक लेकर के और बिस्तर उन्होंने पकड़ा हुआ है हाथ में, और विश्वनाथ उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जो मेहमान आए हैं दोनों ने ही मैली सी धोतियाँ पहनी हुई हैं
बड़े आदमी का नाम नन्हेमल है और छोटे का नाम बाबूलाल है। बड़ा आदमी 35 साल का है, छोटा जो है वो 24 साल उसकी उम्र है। और इसी हबड़ तबड़ में, यानी इसी मेहमान के आने जाने की जो प्रक्रिया हुई, इसी में उनके दोनों बच्चे जो ऊपर सो रहे थे वहाँ से उतर करके वो दरवाजे के पास खड़े होकर उन मेहमानों को देखने लगे। अब नन्हेमल और बाबूलाल दोनों अंदर आ गए हैं और विश्वनाथ बार बार कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछने की कि आप लोग हो कौन, लेकिन वो भी अपना गर्मी का ही रोना रो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी धोतियाँ भी गीली हो गई हैं, हमने इतनी महंगी धोती खरीदी थी लेकिन ये भी पसीने की वजह से पीली पड़ गई है। इस बीच वो मेहमान पानी पीना चाहते हैं और विश्वनाथ और रेवती के जो बच्चे हैं प्रमोद और किरण, उनसे पूछते हैं कि उनके लिए बर्फ़ ले आएँ और उन्हें पानी पिला दें। लेकिन इस बीच में विश्वनाथ बार बार उनसे पूछता है कि भी आप कहाँ से आए हैं, हमें बताइए तो सही कि आप आए कहाँ से हैं। लेकिन जो मेहमान हैं वो अपनी ही धुन में है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडा पानी पीने का उनका मन है, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई जूस शरबत वगैरह पिला दिया जाए। फिर भी वो बताते हैं कि हम संपत राम ने हमें भेजा है, लेकिन विश्वनाथ संपत राम को पहचानते नहीं हैं। बाबूलाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही गोटे वाले, लेकिन विश्वनाथ को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस संपत राम की बात कर रहा है। अब नन्हेमल और बाबूलाल उनके मकान की तरफ देख कर के बात करते हैं कि शहरों में बहुत छोटे मकान होते हैं, एक कमरा अंदर एक कमरा बाहर और आंगन और छत, बस इतना ही मकान होता है। अब रेवती को ये परेशानी हो जाती है कि मेहमान आए हैं, क्या खाना खाकर आए हैं या भूखे आए हैं, खाना बनाना पड़ेगा। तो वो पूछवाती है, किरण आती है पूछने के लिए कि माँ पूछ रही है कि खाना क्या करना है। तो जो नन्हेमल और बाबूलाल मेहमान आए हुए हैं वो बता देते हैं कि हमारे लिए साग पूरी या पराठा कुछ भी बना दो, हम कुछ भी खा लेंगे। लेकिन रेवती का मन नहीं है खाना बनाने का, वो बार बार कहती है कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। और मेहमान चाहते हैं कि उन्हें पानी मिल जाए, पानी का प्रबंध हो जाए और वो नहा लें क्योंकि बहुत गर्मी है, तो नहाने से थोड़ा उन्हें चैन मिल जाए। इतनी देर में पानी भी आ जाता है और उनको पानी पिला दिया जाता है। पानी पीकर उन्हें थोड़ा सा चैन पड़ता है और वो उनके बच्चे की तारीफ़ करते हैं। इस दौरान विश्वनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये लोग हैं कौन और कहाँ से आए हैं, बार बार वो पूछ रहे हैं। नन्हेमल बताते हैं कि बिजनौर से। विश्वनाथ को बड़ी हैरानी होती है कि बिजनौर से ये लोग आए हैं। बिजनौर में गया तो हूँ लेकिन मैं तो सिर्फ वहाँ पर किसी काम से ही गया था। अब नन्हेमल और बाबूलाल नहाना चाहते हैं, अभी तक तो ठंडा पानी पीना था, वो उन्हें पिला दिया गया, अब वो नहाने की तैयारी में हैं। प्रमोद उन्हें नीचे लेकर जाता है नहाने के लिए कि नल में पानी आ रहा है तो जाकर के नहा लें। अब उनके बाहर निकलते ही रेवती पूछती है कि कौन लोग हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ रहे हैं, पूछा नहीं आपने कि ये हैं कौन। रेवती के पूछने पर विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बार बार पूछ तो रहा हूँ कि वो कौन है, लेकिन वो ठीक से उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। रेवती बताती है कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। विश्वनाथ को भी शर्मिंदगी हो रही है कि वो रेवती के लिए कोई नौकर नहीं रख पा रहा है, घर में कोई नौकर टिकता भी नहीं है। तो रेवती बताती है कि घर में इतनी सारी समस्याएं हैं, पानी नीचे से लेकर ऊपर तीसरी मंजिल में चढ़ाना पड़ता है, इसलिए नौकर भाग जाते हैं। अब हमारी तो मजबूरी है, हमारा घर है, इसलिए हम रुके हुए हैं। रेवती बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि उससे खाना बिल्कुल नहीं बनेगा, उसका सिर फटा जा रहा है और उससे खाना बनाने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि ये लोग मेहमान हैं और इन्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, मेहमानों को भूखा नहीं रख सकते हैं। रेवती पूछती है कि पता चला कहाँ से आए हैं, तो विश्वनाथ लाचारी से कहते हैं कि बिजनौर से बता रहे हैं और मेरी तो कोई बिजनौर में जान पहचान है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कहाँ से आए हैं। हाँ, मैं गया था बिजनौर एक बार, लेकिन उस बात को तो 20 साल हो गए हैं, कौन है ये मुझे नहीं पता है। रेवती बिल्कुल मना कर देती है कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन विश्वनाथ को ये लगता है कि नहीं, मेहमानों को खाना खिला देना चाहिए। इतनी देर में दोनों मेहमान नहा करके आ जाते हैं और प्रमोद बताता है कि मेहमानों ने गलती से दूसरों की छत पर, पड़ोसियों की छत पर हाथ धो दिए हैं और पड़ोसी इसी बात पर चिल्ला रहे हैं। पड़ोसी इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उनके मेहमान ने हमारी छत पर हाथ क्यों धोए।
विश्वनाथ उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि कल सुबह उनकी छत को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनसे नाराज़ रहते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस तरह से मेहमानों को बार बार अपने घर पर बुलाते हो, कभी कोई चारपाई डालकर हमारी छत पर सो जाता है और कभी कोई गंदा पानी हमारी छत पर फेंक देता है, तो इतने मेहमान आप बुलाते ही क्यों हो। विश्वनाथ उन्हें कहते हैं कि मेहमानों को देखो बुलाया नहीं जाता है, वो तो अतिथि हैं, बिना बताए हुए कभी भी आ सकते। इतना होने पर भी अपने संस्कारवश विश्वनाथ मेहमानों को नहीं बताते हैं कि उनकी वजह से हमारी पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है। बस वो बार बार यही कहते हैं कि मुझे आपसे ये पूछना है कि आप लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। अब मेहमान उन्हें बताना शुरू करते हैं कि लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे और आप मुरादाबाद भी गए थे पिछले साल। तो विश्वनाथ कहते हैं कि हाँ, मैं लखनऊ जाते हुए मुरादाबाद गया था। तो नन्हेमल बताते हैं कि हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था और उनकी आटे की मिल है। विश्वनाथ कहते हैं नहीं, उनकी प्रेस है। तो नन्हेमल कहते हैं हाँ, प्रेस भी होगी लेकिन आटे की मिल भी है और एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। तब विश्वनाथ उनसे पूछते हैं कि क्या आप उनसे कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, चिट्ठी विट्ठी तो हम नहीं लेकर के आए। संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्णा गली में वो रहते हैं। तो विश्वनाथ कहते हैं कि लेकिन यहाँ कृष्णा गली तो 6 हैं, यहाँ 6 गलियाँ हैं कृष्ण गली की। तो कृष्ण गली की कौन सी वाली गली में आपको जाना है। नन्हेमल को तब हैरानी होती है, बोलते हैं अरे बहुत बड़ा शहर है, 6 गलियाँ हैं यहाँ पर, तो हमें तो मालूम नहीं है, पता नहीं वो बताना ही भूल गए हमें कि कौन सी गली में हमें जाना है। तो विश्वनाथ कहते हैं कि अरे जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो होगा कुछ। अब उन्हें नाम भी याद नहीं है मेहमानों को। तो बड़ी देर याद करने के बाद उन्हें याद आता है कि उसका नाम कविराज है। अब विश्वनाथ उनसे पूछते हैं भैया जिनके घर आपको जाना है, नाम तो ठीक से आपको याद नहीं है कि वो काम क्या करते हैं। अब उनको ये भी याद नहीं है कि काम क्या करते हैं, क्या काम बताया था। बड़ी देर में उन्हें याद आता है कि अरे हाँ, वो तो वैद्य हैं। वैद्य यानी चिकित्सक, यानी डॉक्टर। पुराने ज़माने में जो डॉक्टर थे वो वैद्य कहलाते थे। तो उन्होंने कहा कि वैद्य हैं वो। तो इतनी देर में विश्वनाथ का जो बेटा था प्रमोद, वो बोल पड़ा कि पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ बोला हाँ हाँ ठीक है, कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं जाना था कहीं तुम्हें। तो दोनों के दोनों उछल पड़ते कि हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के घर तो जाना था हमें। तब जाके गुत्थी सुलझती है कि किसी और के मेहमान हैं ये और आ गए हैं विश्वनाथ के घर। तो इन दोनों को रवाना किया जाता है कि जाओ इनको छोड़कर आओ उनके घर पर। और ये लोग राम राम कहकर चल पड़ते हैं और रेवती कहती है कि अब मेरी जान में जान आई, सिर फटा जा रहा है। इतनी ही देर में नीचे से आवाज़ आती है। आवाज़ इनको सुनाई देती है नीचे से कि भले आदमी, ना जाने कहाँ तुमने मकान बना लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात से हो गई है। रेवती कहती है ए भगवान, फिर से मेहमान आ गए। वो फिर कहती है, लेकिन इतनी देर में वो देख लेती है कि कौन मेहमान आया है और पहचान जाती है उसे। तो बड़ी खुश होकर कहती है अरे अरे भैया हैं, आओ आओ आओ, तुमने तो खबर भी नहीं की। जो मेहमान है, आगंतुक मतलब मेहमान है, वो बोलते हैं रेवती पिछले 4 घंटे से तुम्हारा मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरी तार नहीं मिली थी। तार कहते हैं टेलीग्राम को। जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग टेलीग्राम भेजा करते थे, जिससे सूचना जाती थी, कोई भी खबर भेजनी हो टेलीग्राम से भेजा जाता था। तो विश्वनाथ और रेवती बताते हैं कि हमें तो कोई भी तार आपकी मिली ही नहीं है। मेहमान बताते हैं कि कल मैंने भेजी थी झांसी से, सोचा था कि मेरे जाने से पहले तक आपको मिल जाएगी और नहीं मिली है, इस वजह से मुझे भी परेशानी हुई घर ढूंढने में। अब रेवती एकदम से भली चंगी हो गई है क्योंकि उसका भाई आया है। तो वो कहती है कि कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद जा बर्फ़ ले आ, मामा को ठंडा पानी पिला, नुक्कड़ पर हवाई की दुकान खुली हुई हो तो। आगंतुक बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो मैं ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ हाँ हाँ ज़रूर चले जाइए। मेहमान एक बार तो जी में आया, सामने के होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट होगा। तो रेवती कहती है कि अरे कष्ट कैसा है, ये घर तो आपका अपना घर है और आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। आप तैयार हो जाइए नहा धो के, मैं खाना बना देती हूँ। जो रेवती अभी तक सिरदर्द
होने का रोना रो रही थी कि मेरे सिर में दर्द है, मुझसे खाना नहीं बनेगा। अपने भाई को देख के कितनी जल्दी पलट गई है। आगंतुक मना कर रहा है कि खाना पीना मत बनाओ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, मुझे भूख भी नहीं है। लेकिन रेवती ज़बरदस्ती कहती है कि नहीं, मैं खाना बनाती हूँ। और मेहमान कहते हैं कि नहीं, गर्मी बहुत है, रहने दो, खाना मत बनाओ। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से। कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते हैं। तो यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा का वर्णन है कि अगर बिन बुलाए मेहमान आ जाएं तो कैसा लगता है, और जब अपना सगा भाई आ जाए तो फिर कैसा होता है। बच्चों, अभी मैंने आपको हर पेज के साथ साथ स्टोरी सुनाई। मैं एक बार आपको पूरी स्टोरी एक साथ सुना देती हूँ, छोटा करके उसको शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में वास्तव में है क्या। कहानी एक छोटे, तंग और गर्म किराए के कमरे से शुरू होती है। कमरा इतना गर्म है कि ऐसा लगता है जैसे भट्टी जल रही हो। विश्वनाथ और उसकी पत्नी रेवती वहाँ अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। परिवार आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम नहीं है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है उनके पास, इसलिए घर में सुविधाएं भी कम हैं। पंखा पुराना है, धीमा चलता है, जिससे गर्मी और ज़्यादा लगती है। फिर भी परिवार किसी तरह रात गुजारने की तैयारी कर रहा है। बच्चे भी इस माहौल से परेशान हैं, पर समझदारी दिखाते हैं। रेवती की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वह घर को संभाल रही है। ये शुरुआत का दृश्य से हमें ये पता चलता है कि जो परिवार है वो बहुत साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार है। यहाँ पर पाठकों को इस घर में जो भी कठिनाइयाँ या संघर्ष हैं वो आसानी से पता चल सकता है। अचानक शाम को 2 अनचाहे मेहमान, एक का नाम है नन्हेमल और एक का नाम है बाबूलाल, घर आ जाते हैं। और वो दावा करते हैं कि वो विश्वनाथ को जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ उन्हें पहचान नहीं पाता। संकोच से और भारत के जो संस्कार हैं उसके कारण वो उन्हें मना भी नहीं करता कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे घर में नहीं आ सकते हैं। परिवार पहले ही बहुत परेशान है और इन 2 मेहमानों के आने से उनकी समस्या और बढ़ जाती है। अब घर में जगह तो कम थी ही, भीड़ ज़्यादा हो गई। मेहमान आराम से बैठ जाते हैं, जैसे उनका बहुत पुराना कोई संबंध हो इनके साथ। उनके लिए पानी, चाय और आराम की मांग भी करने लगते हैं वो लोग। विश्वनाथ और रेवती समझ आते हैं कि अब रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। इस भाग से हमें ये पता चलता है कि भारतीय परिवार संकोच में भी मेहमान को कभी मना नहीं कर पाता है। रेवती बीमार होने पर भी मेहमानों के लिए खाना बनाने को मजबूर है। बच्चे सोने और बैठने की जगह को लेकर परेशान होने लगते हैं। पड़ोसी भी आवाज़ें बहुत आ रही हैं और गर्मी की वजह से, और मेहमानों के द्वारा उनकी छत पर हाथ धो लेने से बहुत नाराज़ हैं, शिकायत करने लगते हैं। घर की छोटी छोटी समस्याएं अब थोड़ा सा बड़ा हो रही हैं। मेहमान फिर भी आराम, पानी और सुविधा की मांग करते रहते हैं। विश्वनाथ अंदर ही अंदर बहुत तनाव महसूस करते हैं। ये स्थिति परिवार की सीमाएं और मजबूरियां दिखाती हैं। यहाँ एकांकी में हल्का फुल्का हास्य भी है, जो स्थिति को थोड़ा सा मनोरंजक भी बना देता है। ये हमारे यहाँ की मध्यम वर्गीय परिवार की एक सच्चाई है जो इस एकांकी में दिखाई गई है। अब धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती तो सच सामने आता है। पता चलता है कि नन्हेलाल और बाबूलाल इनके घर में गलती से आ गए हैं। असल में उन्हें जिनके घर जाना है उनका नाम तो कविराज रामलाल है। ये बात सुनकर परिवार को बड़ी राहत मिलती है, रेवती को और विश्वनाथ को, कि चलो अच्छा हुआ ये तो हमारे मेहमान नहीं है, यहाँ से ये चले जाएंगे। तो दोनों मेहमान माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय रेवती का अपना असली का भाई आ जाता है। अब परिवार के अंदर सच्चा प्यार और अपनापन महसूस होने लगता है। यहाँ से पता चलता है कि अपनापन केवल परिचय का नहीं, भावनाओं का होता है। अंत में हल्का, सरल और प्रेमपूर्ण वातावरण परिवार के अंदर होता है और सारा तनाव खत्म हो जाता है। रेवती अपना सिर का दर्द भी भूल जाती है और अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भाई के बार बार मना करने पर भी रेवती कहती है कि नहीं भैया भूखे पेट नहीं सोएंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमें भारतीय परिवार की करुणा, संस्कार और बड़े दिल को दिखाया गया है कि किस तरह मेहमान के आने पर हम अपने सारे कष्टों को भूल जाते हैं और मेहमान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये थी पूरी एकांकी। मैंने आपको हर पेज के साथ भी और अलग से भी
समझा दी। उम्मीद करती हूँ कि एकांकी आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो के अंत में कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अब चलते हैं, और अगर आप एक प्यारा सा कमेंट, अपने जैसा ही प्यारा कमेंट छोड़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अगली वीडियो में उस कमेंट के साथ आपका नाम ज़रूर लूँगी। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गापाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.